हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पर एकता मैम। इन दिनों हम लोग साइंस का रिवीजन कर रहे हैं और लगभग सभी चैप्टर्स जो बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले हैं उनका रिवीजन हमने कर लिया है। कल हमने चैप्टर नंबर 8 और 13 का रिवीजन कर लिया था। आज की क्लास में हम रिवीजन करते हैं। अब रिवर्स सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका रिवीजन विद ब्लूप्रिंट आज हम कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की ब्लूप्रिंट को देखते हैं कि हमारे आरबीएससी बोर्ड में इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि चैप्टर है कितने मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स इस चैप्टर के हैं आपके 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4। अब इन क्वेश्चंस में से एक एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पात्मक होगा 1 मार्क्स का, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2-2 मार्क्स के। हो गए 6 नंबर। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि इस चैप्टर में से आपको लेंथी क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं। या तो एक तो देखो ये दोनों तो क्या होंगे कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया सॉल्व हो जाएंगे। आपको तैयार करने हैं ये वाले 2 क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जिनके आंसर आप आराम से 5-6 लाइंस के अंदर भी लिख देंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसका रिवीजन आज कंप्लीट करते हैं ताकि जल्दी से हम साइंस का रिवीजन हमारा कंप्लीट कर लें। अब 3 ही चैप्टर बचेंगे आज की क्लास के बाद। चलिए अब इस चैप्टर के रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर जो 4 है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना एक बार सीख लेते हैं। आज किसी ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक बार और सिखा दें। तो आइए, आता होगा आप लोगों को, जिनको आता है वो एक बार रिवाइज कर लें और जिनको नहीं आता वो एक बार और सीख लें, क्या दिक्कत है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे अलग अलग तरह के शेल्स होते हैं, KL, MN, इस तरीके से सो ऑन, ये शेल्स होते हैं, है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं आपने 9th क्लास में अगर याद किया हो तो जो आपका 3rd या 2nd चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला, उसके अंदर एक टेबल बनी हुई थी जिसमें आपको 1 से लेके और 20 तक एलिमेंट्स दिए हुए थे विद सीक्वेंस, और उनकी आपको वैलेंसी निकालने के लिए वो टेबल बनी हुई थी, अगर आपको याद हो तो अगर वैसे तो आपको याद होगा लेकिन फिर भी एक बार याद कर लेते हैं अपन। इनका सीक्वेंस क्या था। तो देखो, हाइड्रोजन था, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यही सीक्वेंस था, याद है सबको। ये 10 और 10 20 हो गए। इनमें से ही मान लो हमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई पूछ लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वैसे तो आपको पता है या तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? तो वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की आपसी साझेदारी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज, क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड सीखे थे वो H2O2 N2 इनमें सीखे थे, एक CH4 में सीखे थे, उन्हीं को हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारे कोर्स में वही है। तो देखो H2 हाइड्रोजन जो है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ने का क्रम में मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, कि सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, इस वाले में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 8 और 2 10 से बाद जो 11वां इलेक्ट्रॉन होता है वो तीसरे शेल में भरा जाता है, वहां भी 8 तक भरे जाते हैं, उसके बाद फिर अगला शेल स्टार्ट हो जाता है। तो 8 और 8 16 और 2 18 हमारे पास इतने ही हैं, आगे वाले हमारे कोर्स में नहीं है तो उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। H2, अब हाइड्रोजन जो है ये पूरी पीरियोडिक टेबल का जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा एटम है, इसलिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपके पास H2 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। तो ये हाइड्रोजन हो गया एक, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये लो, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया और ये सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, O2 को बनाते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देख लो, 3 और 3 6 और 2 कितना है? 8 है। 8 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर आ जाएंगे और बाहर कितने आ जाएंगे? 6। 6 और 2 8 हो गए। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि अष्टक का नियम या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। तो देखो 6 है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझा कर लेगा, हो गए इसके पास 8, और ये भी इनके साथ साझा कर लेगा।
अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है? 2 की। इन दोनों को अगर हम एक डॉट स्ट्रक्चर से जोड़ दें, है ना, या तो नहीं जोड़ती हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। N2 बना लेते हैं। अब आ गया होगा समझ में अच्छे से। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे, 7 में से 2 गए बाहर, कितने बच गए? 5। ठीक है। अब ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये एक नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? तो 5 इसके पास है, 3 इनका साझा कर लेगा, 8 हो गए। 5 इसके पास है, 3 इनका साझा कर लेगा, 8 हो गए। N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और हम पढ़े जो कि है मीथेन या CH4 का। उसको कैसे बनाते हैं देखिए। तो देखिए CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 अंदर और 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर। ये कार्बन है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास ले देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये देखो हाइड्रोजन की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन को कितने चाहिए? 8। तो 4 तो इसके पास है और 4 हो गए ये वाले, और ये बन गया CH4, दैट इज मीथेन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, फिर से बता देंगे। अगर नहीं आएगा अभी समझ में तो एक मिसाइल फॉर्मेशन और बताना है, तो वो कल वाली क्लास में बता देंगे, क्योंकि अभी फिर इस चैप्टर से हम काफी ज्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। मिसाइल फॉर्मेशन दोबारा आपको कल वाली क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा जो मेन चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको समझते हैं और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में तो आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सा राइट हैंड रूल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सोलेनॉइड के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जल्दी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में से हमसे पूछे जा सकते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो परिनालिका क्या है? इसका डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है साथ में। खास बात यह है कि अगर केवल लिखा है परिनालिका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको मालूम है कि परिनालिका से रिलेटेड डायग्राम बुक के अंदर है, तो आप अगर यहाँ नहीं लिखा है तो भी आप उसका एक हल्का फुल्का सा स्केच जरूर बना के आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया व्हाट इज अ सोलेनॉइड। तो क्या है ये सोलेनॉइड? पता ही है आपको कि एक ऐसा इंसुलेटर, कोई हम कॉइल्ड इंसुलेटर जैसा कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, लकड़ी है या प्लास्टिक है, और उसके ऊपर तार को लपेट दिया जाता है, और उसके दोनों सिरों को अगर हम किसी सेल से जोड़ देते हैं तो वो किसका आकार ले लेती है? एक परिनालिका का आकार ले लेती है। तो ये जो परिनालिका होती है अनेक फेरों वाली बेलनाकार आकृति की परिनालिका कहलाती है। अब परिनालिका के डायग्राम की अगर हम बात करें तो एकदम इजी सा डायग्राम है इसका, आपको आता होगा बनाना वैसे तो अच्छे से इसका डायग्राम अगर हम बनाना सीखें तो ये हमने देख रखे हैं इस तरीके से। ये है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, इस तरीके से बनी हुई है ना आपकी बुक में। और क्या किया हुआ है इसके अंदर, ये इस तरीके से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और इसको जोड़ दिया गया है किसी सेल से और स्विच से। तो यहाँ आपने मान लो इसको सेल और स्विच से जोड़ दिया है, ठीक है ना। यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आपको डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ,
इधर लिखिए, यहाँ लिखिए ना, पहले सही था, गलत हो गया। और अब क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होंगी यहीं से, इस तरीके से, है ना, दोनों ओर, जिनकी दिशा इसके विपरीत होगी, यानी कि ये डायरेक्शन। तो इस तरह का ये सोलेनोइड डायग्राम आपको बना के आना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। क्या है ये राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड रूल यानी कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम क्या है ये दक्षिण हस्त नियम? कि हम अपने हाथ की 3 फिंगर्स, जो कि हैं अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल वाली फिंगर, या अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। दक्षिण हस्त नियम में तो राइट हैंड को ले लेते हैं, तो देखिए इन दोनों के बीच में इस स्थिति में राइट एंगल बन रहा है, और इन दोनों के बीच में इस स्थिति में राइट एंगल बन रहा है। तो जब इस तरीके से इनको रखा जाता है कि तीनों के बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो ये जो हमारा थंब है ये चालक की गति को बताता है। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये हमें बताती है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, और जो हमारी ये जो है बीच वाली फिंगर, मिडिल फिंगर, ये इसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताती है। तो ये तीनों में याद होने चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो विद्युत धारा है उसके बारे में, और साथ ही साथ हमें चालक की गति यानी कि किस दिशा में बह रहा है करंट उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्यूज वायर के बारे में, कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपसे कि अचानक से फ्यूज क्यों हो जाता है, या फ्यूज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फ्यूज वायर क्या होता है, इसे सर्किट में क्यों लगाया जाता है, किसी भी तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। फ्यूज वायर क्या है ना? फ्यूज वायर, ठीक है। तो फ्यूज वायर आपको पता ही है होता क्या है, कि हमारे घरों में जो लाइट आती है, एक निश्चित इंटेंसिटी वाली लाइट हमारे घरों में बहती है। अब कई बार क्या होता है कि जो निश्चित इंटेंसिटी है जिस पर कोई भी इक्विपमेंट काम कर रहा है, आपने देखा होगा कि ये जो छोटे 3 पिन्स होते हैं ना, इनके अंदर कई बार हम फ्रिज का या प्रेस का सॉकेट अगर डाल देते हैं तो एकदम से लाइट चली जाती है, फ्यूज हो जाता है। तो इनके एम्पियर फिक्स होते हैं, जैसे छोटे वाले होते हैं वो 5 एम्पियर के होते हैं, जो बड़े होते हैं ना वो 15 एम्पियर्स के होते हैं, जिनसे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है या फ्यूज नहीं होता है। तो होता ये है कि जब ज्यादा इंटेंसिटी वाला करंट किसी रीजन से अगर हमारे घरों में आ जाता है पोल पर से, तो होता ये है कि ये फ्यूज वायर जो है ये मेन सर्किट में ही लगा हुआ है, पोल से जो लाइट आ रही है मीटर के जस्ट बाद लगा हुआ है, इसमें से होकर ही लाइट हमारे इक्विपमेंट्स तक आती है। तो होता यह है कि ये जो फ्यूज वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ज्यादा इंटेंसिटी का करंट आता है ये तार मेल्ट हो जाता है और पिघल जाता है। पिघलने से क्या होता है, सर्किट टूट जाता है, जैसे कि स्विच बंद हो जाता है वो वाली कंडीशन हो जाती है, और क्या होता है कि करंट आगे हमारे इक्विपमेंट्स तक नहीं आता है, और हमारे इक्विपमेंट्स जो है महंगे महंगे वो खराब होने से बच जाते हैं। मिक्स मेटल से ये फ्यूज वायर बनाया जाता है, और इसका उपयोग क्या है, हमारे सर्किट के अंदर जो भी महंगे महंगे उपकरण है, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी वगैरह, इनको खराब नहीं होने देता है। मोस्टली ऐसा आपने देखा होगा बारिश के दिनों में होता है, जब लाइट चली जाती है और फिर अचानक से जब लाइट आती है तो ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आ जाती है, बल्ब एकदम बहुत तेज ग्लो करता है, ऐसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये फ्यूज वायर हमारे बहुत काम आता है ना। मिक्स मेटल का बना हुआ वायर होता है ये, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि गलनांक बिंदु कम होता है इसका, ठीक है, जिससे क्या होता है ये पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है। परिपथ यानी कि सर्किट, है ना। इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स डाउन द सर्किट एंड सेव्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेजिंग। हमारे जो विद्युत उपकरण हैं उनको खराब होने से बचा लेता है।
तो ये अच्छे से तैयार हो गया होगा आपका क्वेश्चन फ्यूज वायर वाला। इसके बाद एक जो क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है वो है बार मैग्नेट के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट यानी कि क्या कहते हैं इसको, चुंबकीय बल रेखाएं। बार मैग्नेट के चारों ओर, है ना, कि हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा अभी। चलो कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। चलो थोड़ा इधर बना लें। ये बार मैग्नेट हो गई, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हमें बनानी है तो देखो ये तो इस तरीके से बनाओ, है ना, और यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पहली बात तो ये, और अब क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर खत्म होंगी। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, हमेशा पैरेलल रहती है एक दूसरे के, है ना। इनकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक दंड चुंबक, हाँ शायद दंड चुंबक कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद भू संपर्क तार क्या होता है, अर्थिंग का जो वायर होता है ना वो क्या होता है। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या उपयोग है इसका, इसके उपयोग पूछे जा सकते हैं। तो देखो भू संपर्क तार जो होता है ना, अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था तो बात की थी कि अलग अलग कलर के वायर होते हैं जिनमें से एक अर्थिंग वाला वायर होता है। ये जो अर्थिंग वाला वायर होता है तो हमारे जो घर बनते हैं तो उनमें एक छत से और लास्ट तक वो जमीन के अंदर जाता है ना। तो ये जो अर्थिंग का वायर होता है इसका क्या काम है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज लेते हैं तो उनमें अगर करंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है इलेक्ट्रिकल करंट की बहुत अच्छी कंडक्टर है, तो उस अर्थिंग के वायर की वजह से उस इक्विपमेंट को जब हम काम में लेते हैं तो जो करंट है वो हमारी बॉडी में से होता हुआ हमारे पैरों के थ्रू वापस जमीन के अंदर चला जाता है और हमें झटका महसूस नहीं होता है। इसे कहा जाता है अर्थिंग का वायर। ठीक है, तो अर्थिंग के वायर के बाद ये जो अर्थिंग का वायर होता है मेनली ग्रीन कलर का इसको कहा जाता है। न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है जिसमें करंट आ रहा होता है। तो अर्थिंग का वायर मोस्टली ग्रीन कलर का होता है ना, यानी कि वो वायर जिस पर ग्रीन कोटिंग है इसका मतलब वो क्या होगा, अर्थिंग का वायर कहलाएगा। तो ये इस चैप्टर के हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तो कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है नहीं। डायग्राम वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्यूज वायर वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना। सोलेनॉइड वाला डायग्राम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई बार मैग्नेट के चारों तरफ, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें से मेनली यही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी तो चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे चैप्टर को। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको नोट करवा दिया। अच्छे से रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी मिलते हैं। आज हमने कर लिया चैप्टर 12, तो कल चैप्टर 11 का रिविजन हम कर लेंगे, और फिर बचेगा 10 और 9 वाला चैप्टर। कोशिश ये करेंगे कि कल 2 चैप्टर्स का रिविजन एक साथ कर लें ताकि जल्दी से जल्दी हमारा साइंस का कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।